चलिए अभी अपने को इसमें देखना है पार्ट 2 लेवल 2, ठीक है। अरे बस देखो, जब हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात कर रहे थे तो हमने देखा सर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट लेबर आएगा, वो भी पता है। प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, अब उसको पढ़ना है। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब जो खर्चे आपके होंगे ओवरहेड, उनकी बात कर रहे हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स, दूसरे होते हैं वेरिएबल। अब फिक्स का मतलब ऐसा कि वो खर्चा होने वाला है ही, और वेरिएबल मतलब ऑब्वियसली जैसे आपका बढ़ेगा पैसा बढ़ जाएगा, कम होगा पैसा कम हो जाएगा। तो मेरे क्लास का नोट्स का खर्चा है, बताओ ये फिक्स है कि वेरिएबल है? सीधी बात, एक बच्चा को तो एक नोट दूंगा, 100 बच्चे को 100 देने पड़ेंगे। बट मेरा जो रेंट है वो फिक्स है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसने बोला कि जब आप अलोकेशन करोगे, मान लो आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो, क्या निकालो तुम? ठीक है। तो उस केस में आप कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, वेरिएबल की और फिक्स की? तो यहां पे कुछ दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड, अलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। पहले वेरिएबल देख लो। वेरिएबल तो बड़ा इजी है, जितना एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से। कि मान लो आपका 1 लाख का खर्चा हुआ, आपने 1000 यूनिट बनाई है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000 कर लो, काम हो गया। जितना यूनिट बनेगा उतना वेरिएबल खर्चा होगा, सिंपल है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात, मजा इसमें है फिक्स वाले में। फिक्स वाले में क्या बोलता है? ऑन नॉर्मल कैपेसिटी हाउएवर इन द पीरियड ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलोकेट टू ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया? ये बोलता है कि आपको नॉर्मल प्रोडक्शन हमेशा लेना है। क्या लेना है? देखो, एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है नॉर्मल। कि रियल में मैं पूरे साल में 50 बच्चे पढ़ाता हूँ और एक बार मैंने 200 पढ़ा दिए, एक बार मैंने 30 पढ़ा दिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि आपको नॉर्मली तो नॉर्मल प्रोडक्शन लेना है। कौन सा लेना है? बट अगर किसी केस में आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है, उस केस में आपको कौन सा वाला लेना है? हाई प्रोडक्शन। कौन सा लेना है? मतलब एक्चुअल ज़्यादा वाला लेना है। इसका मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हाई, वो वाला लेना है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि सर ऐसा क्यों करना है, क्या फर्क पड़ता है उससे, तो वो समझते हैं। समझिए, पहले मुझे ये बताइए AS2 के हिसाब से, प्रूडेंस के हिसाब से, हम जो अपनी इन्वेंट्री बताना चाहेंगे वो ज़्यादा चाहेंगे कि कम चाहेंगे? कम। ज़्यादा इन्वेंट्री हो तो प्रॉफिट ओवर वैल्यू हो जाएगा, जबकि इन्वेंट्री आपको कम दिखाना चाहिए, बराबर ना? तो समझिए, मान लेते हैं मेरा फिक्स ओवरहेड, देखो मेरा फिक्स जो ओवरहेड है वो मान लो 1 लाख रुपए कितना हुआ है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ लिख रहा हूँ, नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्ट। मान लेते हैं नॉर्मली मेरे 10,000 यूनिट बनाता हूँ, कितना बनाता हूँ, और एक्चुअल में भी मैंने 10 ही बनाई है। तो अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए तो मैं बड़ा सिंपल है, 1 लाख डिवाइड बाय कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 10 ले लो, कितना ले लो? क्या ये तुमको समझ में आया? बट अगर दूसरा केस, अगर मान लो इस केस में मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो 10,000 यूनिट है, बट एक्चुअल मेरा 8,000 ही हुआ है। कितना हुआ है? क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर तुमने 1 लाख डिवाइड बाय 8,000 किया तो आंसर क्या आएगा, और 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 किया तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 1.25, 12.25। 12.25। अभी मुझे बताओ, सोच के बताओ, अगर मैंने 8,000 ले लिया तो भाई साहब मेरा जो कॉस्ट है वो कितना आएगा? 12.25। ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अगर आपने कॉस्ट ज़्यादा कर लिया तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ज़्यादा हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। AS2 क्या बोलता है, आपको क्या लेना चाहिए? 12.2 लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए? 10। समझ में आया? अमाउंट विच है लोअर है, बट प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा हूँ जो अपन, तो इसको देख रहे हैं ना, अपना टारगेट ये है, नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन।
तो इसमें 10,000 लोगे 8,000 लोगे डिवाइड में, तो विच एवर इज हायर आया कि नहीं आया। चलो अब थर्ड वाला भी देख लो कि मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन 10,000 है, बट इस बार मैंने एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी से 12,000 का प्रोडक्शन कर लिया। अब देखिए अगर मैं 1 लाख डिवाइड बाय 12,000 करता हूँ तो कितना आंसर आएगा वो बताओ, 8.33। और मैं 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करता हूँ तो कितना आता है 10। AS2 के हिसाब से आपको कौन सा आंसर बढ़िया रहेगा, 8.33 या 10 वाला? 8.33 वाला आंसर कम वाला चाहिए ना। अगर मैं 10 दिखाया तो मैं ज़्यादा दिखाया, क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? और क्या आप 8.33 को दिखा सकते हो? यस। 10 को दिखाना नहीं है, अगर आपने प्रोडक्शन हाई किया है तो तुम्हारी कॉस्ट भी तो कम होगी, तो आपको 8.33 दिखाना है 10 दिखाना है 8.33। तो मुझे बताओ, मैं यूनिट की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 8.33 कितने प्रोडक्शन में आ रहा है? 12,000 में। तो आपको 10 लेना कि 12 लेना है? मतलब इसमें भी तुमको हाई लेना है, इसमें भी हाई लेना था। मोटा मोटी में बात करूँ तो आपको दोनों प्रोडक्शन का लेना, जो हाई होगा वो लेना, ताकि तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगी। और कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगी तो बढ़िया है, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बराबर दिखेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते। पर अगर मान लो एग्जाम में 2 अपने पास में है ही नहीं, अपने पास में एक ही है, तो एक ही लेना है। नॉर्मल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों में से एक ही, तो एक ही लेंगे। पर दोनों दे रखा है, इस केस में आपको विच एवर इज हायर वाला लेना है। क्या ये तुमको समझ में आया? नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर लेना। बस यही लाइन यहाँ पे दे रखी है, वापस पढ़ लेते हैं एक बार, अब समझते हैं इस लाइन को। क्या बोलता है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे बांटना है? ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ये बोलते हैं पहले तो नॉर्मल कैपेसिटी पे बांटो। किस पे बांटो? हाउएवर इन द पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, बट कभी नॉर्मल से भी ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टू ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। तो आपको जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो उसको लेने का है। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो नॉर्मल प्रोडक्शन को लेंगे, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप ज्यादा वाले को लेंगे। मतलब मोटा मोटे का मैं समराइज करूँ तो दोनों में से विच एवर इज हमेशा हायर वाले को लेना है। क्या ये तुमको समझ में आया? चलिए, क्या हो गया अपना पॉइंट। अब कुछ और अपन बातें करते हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, वो ममता बार वाला एग्जांपल, वही इसको थोड़ा समझाया है। इस कंटेनर एंड एम्प्टीज आर द स्टॉक। जो कंटेनर होते हैं या ये बोतलें जो है, क्या ये स्टॉक होगी नहीं होगी? होगी। अब देखो इसने समझाया है, कंटेनर एंड एम्प्टीज आर नाइदर द गुड्स फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप कभी कंटेनर बेचते नहीं, आप ऑयल बेचते हो। नॉट दे आर अ गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ना वो कंटेनर प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। नॉट दे आर मटेरियल, ना वो रॉ मटेरियल होता है। और सप्लाई फॉर द कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडिंग ऑफ सर्विस, ना वो सर्विस में काम आता है। फिर भी मैंने बोला ये केस लॉ हुआ था एक, उसमें आईसीआई ने फिर वो कमेटी बनाई और उसमें एडवाइस दिया कि द एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ कमेटी ऑफ द आईसीआई हैज हाउ एवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट कंटेनर्स एंड एम्प्टीज आर द आइटम ऑफ द, बताया क्योंकि उसके बिना वो सप्लाई हो सकता। अगर ऑयल बेच रहा है तो कंटेनर चाहिए ही चाहिए, पानी बेच रहा है तो बोतल चाहिए चाहिए, क्या उसके बिना काम हो सकता है? नहीं। अगर कोई ऐसा आइटम है उसके बिना काम नहीं हो सकता है तो फिर वो आपका स्टॉक मतलब इन्वेंट्री का पार्ट ही माना जाए। क्या ये तुमको समझ में आया? अब इसने बोला इज मशीन स्पेयर पार्ट स्टॉक, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ मशीन होती है अपने पास तो कुछ स्पेयर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है। जैसे मान लो कोई मशीन है, ठीक है, तो मशीन जैसे अपन अपने पास गूगल है, अपन देख लेते हैं। ये देखिए, तीसरा दुकान मशीन स्पेयर पार्ट्स। मशीन में आता है ना चीज़ें, सामान बताना कि नहीं आता? ये सब मशीन में आते हैं कि नहीं आते? मुझे बताओ, क्या ये सब मशीन के स्पेयर पार्ट है कि नहीं है? इनको बोलते हैं मशीन स्पेयर पार्ट। क्या बोलते हैं इनको? अब देख सकते हो आप ये सब। अब ये क्या बोल रहा है, क्या ये स्पेयर पार्ट जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, क्या ये इन्वेंट्री है कि फिक्स असेट है? तो मैं बताएगा। तो ये बोलता है कि अगर वो ये पार्ट ऐसे है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे कि एक पर्टिकुलर मशीन में ही यूज होगा, दूसरी मशीन में काम नहीं आएगा, तो वो फिक्स असेट का पार्ट माना जाएगा, मतलब उस मशीन का पार्ट माना जाएगा। बट ये आपके स्पेयर पार्ट ऐसे जो किसी भी मशीन में लग जाएंगे, मतलब मोस्टली मशीन में लग जाएंगे, तो ये इन्वेंट्री मानी जाएगी। किस मानी जाएगी? क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये जो मशीन के आपके स्पेयर पार्ट होते हैं ना,
इनको अगर आप किसी भी मशीन में लगा सकते हो, मतलब इतना कोई खास वो नहीं है कि ऐसा डिजाइन नहीं है कि आप उसी मशीन में जाएगा, आप किसी भी मशीन में लगा दोगे तो ये इन्वेंट्री बन जाएगी। बट अगर ये किसी भी मशीन में नहीं ले उसी मशीन में जाएगा तो फिर वो फिक्स एसेट का पार्ट माना जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? देखो, मशीनरी स्पेयर विच आर नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर आइटम ऑफ फिक्स एसेट but can be used generally for the various item of the fixed asset should be treated as a inventory। मतलब वो आपका पार्ट किसी भी मशीन में चलेगा, कोई इशू की बात नहीं है, तो वो इन्वेंट्री हो गया। बट आपकी एक मशीन है, वो पार्ट उसी मशीन में लगेगा, बाकी मशीन में जाएगा, कुछ काम का नहीं है। अब जैसे इसके अंदर, इस फैन के अंदर कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर आप उस फैन में लगा सकते हो, दूसरे में भी लगा सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। तो जो आपके पास कैपेसिटर पड़े वो इन्वेंट्री मानी जाएगी। बट आपका कैपेसिटर इतना हाई वोल्टेज है कि किसी फैन में ले जाएगा नहीं, उसी फैन में काम आएगा, तो वो फिक्स है। आया समझ में? कोई आगे समझाया है? मशीनरी स्पेयर विच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ फिक्स असेट दैट इज दे कैन ओनली यूज इन कनेक्शन विद द पर्टिकुलर आइटम ऑफ फिक्स असेट एंड देयर यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर आर टू बी कैपिटलाइज मींस ट्रीट एज अ। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 1 2 3 हो गया। अब ये 4th वाला करते हैं। आपको इन्वेंट्री निकालना है। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी। पर केजी पूछा है इसने। क्या पूछा है इसने? क्या और फिनिश कंसिस्टिंग ऑफ, देखो मटेरियल आपका 200 रुपया पर केजी है, डायरेक्ट लेबर इतना है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको टोटल दे रखा है 2 लाख केजी है, 20 लाख रुपए। कितना हुआ है? 2 लाख केजी तुमने यूज किया है, बट कितना हुआ है? नॉर्मल कैपेसिटी 2 लाख केजी है, और कितना हुआ है? 20 लाख रुपए। आपके एंड में आपके पास कितना फिनिश गुड पड़ा है? 4000 किलो। देखो बड़ी सिंपल है, 200 रुपया मेरा वेरिएबल मटेरियल हो गया, 40 रुपया मेरा लेबर हो गया, वेरिएबल भी तो पर यूनिट होता है, दे रखा है। अब मुझे डिवाइड करना है फिक्स ओवरहेड। मुझे बताओ कितना मेरा फिक्स ओवरहेड हुआ है? 20 लाख डिवाइड बाय कितना किलो मैंने बनाया है? 2 लाख। यहाँ पे कोई नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है, एक्चुअल कैपेसिटी कुछ है ही नहीं, तो बस कर लो डिवाइड बाय कितना आता है? 10। तो बताओ कितना आएगा कॉस्ट? 270। अब कितना स्टॉक बढ़ा है तुम्हारे पास में? 4000, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख। क्या आ गया? 10 लाख। क्या ये तुमको समझ में आया? पढ़ लेते एक बार, देखिए। और एज पर दी एस टू वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री प्रोविजन क्या होता है वो देख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन इंक्लूड अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड दैट आर इंकर्ड ऑन कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सिंपल है, हमने ओवरहेड भी इसमें ऐड करने पड़ते हैं अपने को। द एलोकेशन ऑफ द फिक्स ओवरहेड फॉर द पर्पस ऑफ देयर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन। नॉर्मली हम फिक्स ओवरहेड किस पे लेते हैं? नॉर्मल में। पर अगर एक्चुअल में ज़्यादा हो गया नॉर्मल से भी तो ज़्यादा को लेंगे, अदरवाइज हमेशा हम किसको लेते हैं? नॉर्मल को। मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी कितना है? 2 लाख। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइड बाय, तो 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कर दो, आपको मिल जाएगा आपका पर यूनिट फिक्स ओवरहेड। कितना आ गया? 10। तो 200 रुपये का मटेरियल, लेबर 40 का, वेरिएबल 20 का, और 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से फिक्स ओवरहेड आ गया। कितना खर्चा हो गया यूनिट बनाने में? 270। समझ में आया? तो 270 इंटू कितना किलो बचा अपने पास? 4000 kg। टोटल स्टॉक विल बी 10 लाख। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है आप बोल सकते, वापस समझाना तो भी बोल सकते। सर चेयर पे ओके ना? मतलब देखो, इनको पर यूनिट चाहिए, कितना किलो बचा मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मिल जाएगा। अब पर यूनिट कैसे निकालते हो कि भैया एक मटेरियल, मान लो मैं फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर की एक लकड़ी, एक फर्नीचर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो 200 रुपये का है। उस फर्नीचर बनाने के लिए जो लेबर मेरा ले रहा है वो कितना ले रहा है? 40 रुपये। अब उसमें मुझे मान लो फेविकॉल भी चाहिए, थर्माइका भी चाहिए, तो वो जो मेरा वेरिएबल ओवरहेड आ गया मान लो। अभी आप मान लो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, रेंट पे कर रहा हूँ, क्या सारा रेंट इसमें ऐड कर लूँगा? पर यूनिट करना पड़ेगा। तो आपने 20 लाख रुपीज़ का रेंट पे किया है सॉरी, आपने 20 लाख रुपीज़ का रेंट पे किया है, और बदले में कितने फर्नीचर बने? 2 लाख।
तो एक का रेंट कितना हो गया 10 रुपया। जब आप ऐड करोगे फिक्स ओवर तो 10 करना है। तो टोटल एक फर्नीचर कितने में बना, आपके पास कितने फर्नीचर पड़े हैं 4000, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 4000 इंटू 270। बोलो समझ में आया? डन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 भी हो गया अपना, बराबर ना। आगे बढ़ रहे हैं, 6 वाले की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दो तरह की चीजें, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल। जब आप गुड्स बनाओगे तो दो तरह के लॉस हो सकते हैं। फर्स्ट कौन सा लॉस होता है नॉर्मल लॉस, और दूसरा कौन सा होता है नॉर्मल लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो होना फिक्स है, आप टाल नहीं सकते। तुम कितना भी ट्राई कर लो, तो भी पता है होने वाला है, तो तुम रोते भी नहीं हो उसके लिए। मान लो अगर मैं इंडियन ऑयल कंपनी हूँ तो मैं 5000 लीटर पेट्रोल डालूँ, क्या आधा लीटर 1 लीटर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? थोड़ा तो उड़ेगा उड़ेगा। समझो, तुमने बढ़िया कपड़ा लिया, ठीक है, तुम टेलर के पास गए, कपड़ा लिया तुमने बढ़िया रेमंड का, और तुम टेलर के पास गए तो बोला भैया मुझे सूट बना के दे दो बढ़िया वाला, लड़की वाला अनारकली, ठीक है, हाँ, तो तुम एक बना के मुझे दे दो। अब उस टेलर ने बढ़िया सूट बना के दे दिया, तुम गए उधर, तो सूट के कुछ टुकड़े काटते भाई नीचे गिरे थे, तो झगड़ा करोगे क्या कि ये कैसे गिरा, मेरा मटेरियल वेस्ट कर लिया तूने, पता है तो अरबों का ये कपड़ा है, कैसा कर सकते हो आप? क्यों नहीं कर सकते? वो बोले मैडम आप बना के दिखाओ, कैसे काटोगे? ना भी कर लो, थोड़ा बहुत तो छूटेगा छूटेगा ही। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके लिए झगड़ा करना, बताओ वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल। पर वो आयरन करते हुए तुम्हारा जला दिया, अब तो पीटेंगे हम, या तो पैसा लेंगे नया लेंगे या पीटेंगे उसको। सही बात है कि नहीं बात है? ये नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल। तो जो नॉर्मल लॉस होता है ना वो अपने को पहले से पता होता है कि होने वाला है, ये तो ठीक है। पर जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो पहले से पता, तो जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है, उसकी कभी कोई एंट्री पास, समझ में आया कि नहीं आया? पर जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री पास होती है, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा तुम्हारा, कोई लॉस हुआ है तो आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा अलग से। और नॉर्मल लॉस से क्या होता है पता है? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? समझिए, आप सहारा के रेगिस्तान में यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप आइसक्रीम लाने गए, तो एक शॉप है मान लो रेगिस्तान के बीच में, और तुम्हारा घर कहीं और है, और वहाँ पे कोई चलता नहीं, सिर्फ ऊँट चलते हैं, ठीक है, और ऊँट भी नहीं है, तुमको चल के जाने का है। अब वहाँ पे एक आइसक्रीम की शॉप है, वहाँ पे आइसक्रीम है, तो मतलब भैया 50 रुपये की एक आइसक्रीम दूंगा, कितने दूंगा? तुमने 2 आइसक्रीम ली, अब तुमको पता कि मैं एक आइसक्रीम के ऊपर एक आइसक्रीम रखूँगा, कि जो धूप गिरेगी वो उसके ऊपर गिरेगी तो पहले तो पिघलेगी, नीचे वाली नहीं पिघलेगी, वो बच जाएगी। तो जब आपने 2 आइसक्रीम ली, आपने 100 रुपये दिया, तो मैं 2 मिले आपको, और जब आप घर पे लेके आए तो ऊपर वाली तो गई, बट नीचे वाली बच गई। तो एक्चुअल में आपने 100 रुपये में 2 आइसक्रीम ली कि एक ली है? एक ही ली ना। तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा कितना पड़ा, तो आप 50 बोलोगे 100 बोलोगे? 100। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, पहले कितनी थी पर यूनिट कॉस्ट? 50, बट अब घर पे पहुंचते कितनी होगी? 100। उधर ही खाली होती तो 50, और आप घर पे लेके आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ, एक आइसक्रीम 50 की पड़ेगी 100 की पड़ी? 100 की। क्या हो गया? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। क्या बढ़ गई तुम्हारी? क्या ये तुमको समझ में आया? क्या तुमको समझा? तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ द इनपुट। तो तू कितना भी कर ले रहा है, तो जितना मटेरियल डालेगा उसका 5% तो वेस्ट होगा होगा होगा। 5000 एमटी, एमटी का मतलब यहाँ पे है मेट्रिक टन, आपने टन मान लो, तुम जो भी मानो, 5000 टन आपने डाल दिया, गुड्स डाल दिया अंदर, तो 5000 टन पे 5% कितना लॉस होना चाहिए? 250। कितना लॉस होना चाहिए था तुम्हारा? 250। इन द प्रोसेस रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ 300 एमटी, 300 एमटी हो। सीधी बात है, 250 तो नॉर्मल था, ये 50 क्या हो गया? एबनॉर्मल, तुम्हारी गलती की वजह से। कॉस्ट पर एमटी ऑफ इनपुट इज 1000 रुपीज। आप एक एमटी टन का कितना पे करते हो? 1000 रुपया। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट ऑन द स्टॉक एट द ईयर एंड, तुम्हारा जो भी वेस्ट है वो सब तुम्हारे स्टॉक में पड़ा है
विद द रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। आप बताओ कैसे वैल्यू करोगे। तो यहाँ पे देखिए चलिए, तो टोटल तुम्हारा कितना हुआ है, अगर आपने 5000 एम लिया बराबर ना, कितना एम था तुम्हारा, 5000, 5000 एम था, उसमें से 300 एम तुम्हारा वेस्ट हो गया। पर इसके दो पार्ट है, पहला है नॉर्मल और दूसरा है नॉर्मल। तो बड़ा इजी है, 5000 पे 5%, 250 एम। तो एबनॉर्मल बचा हुआ है कि नहीं आया, बताओ कितना आया। क्या ये तुमको समझ में आया। आपने एक एम 1000 रुपये में लिया, तो आपको 1000 इंटू 50 एबनॉर्मल लॉस नहीं करना है। पता है क्यों, क्योंकि आपको भी पता था कि जब मैं लेने गया तो कुछ तो मेरा लॉस होने वाला था। तो आपको मुझे बताओ, एक एम 1000 में पड़ा होगा कि महंगा पड़ा होगा। आपने एक आइसक्रीम लेने गए थे, तुमको पता था मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, तो आपको बताओ आइसक्रीम 50 में पड़ी थी कि 100 में पड़ी थी, 100 में। तो जब आपने सामान दिया तो आपने 1000 रुपये में एक एमटी लिया, पर तुमको भी अंदर पता है मुझे 1000 में नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है कि कुछ तो लॉस होने वाला है। तो आपको निकालना है न्यू कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कितना रियल में आपको एक एमटी पड़ा। तो मुझे बताइए, आपने सामने वाले को टोटल कितना पेमेंट किया, मुझे बताइए टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना हुआ था। तो आपने 1000 रुपये इंटू 5000 एमटी 50 लाख दिया। बट 50 लाख के बदले तुमको 5000 एमटी मिला कि कम मिला, कम। तो ये देखिए टोटल पेमेंट आपका 50 लाख हुआ, डिवाइड बाय आपको 5000 नहीं मिला, आपको 250 तो कम कर ही देना, आपको पता कितना नहीं मिलेगा। तो 50 लाख डिवाइड बाय 4750, तो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ गया तुम्हारा। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट बताओ कितना आया, 1052.63। मुझे बताओ, जब आप लेने गए होगे तो आपके दिमाग में तो 1000 रुपये आपने पे किया है, बट डील में क्या 1000 में पड़ा कि 1052 में पड़ा, 1052 में। क्या ये तुमको समझ में आया। तभी तो कंपेयर कर लो ना, 1052 इंटू तुम्हारे हाथ में कितना पड़ा होगा 4750, देख लो इतना होता है, आ गया 50 लाख। समझ में आया। अदरवाइज तो आप अगर मान लो आपके हाथ में 4750 आ रहा है, 1000 रुपये का एक का है, तो 47 लाख समथिंग होना चाहिए ना। तो आपने 50 लाख पे किया है, क्या आपने रियल में 1000 रुपये पे किया कि ज़्यादा पे किया है। समझ में आया। आपने वो आइसक्रीम का आपने ली, 2 आइसक्रीम है बट एक तो पिघलने वाली है, तो आपने कोई 50 रुपये में एक आइसक्रीम आपको नहीं मिली, आपको रियल में 100 रुपये में एक आइसक्रीम। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपना जो 100 रुपये दिए डिवाइड बाय एक ही करना है, आपने दो नहीं कर सकते, तो अपने हाथ में तो एक ही आया है। तो यहाँ पे बताओ आपके हाथ में क्या 5000 आ रहा है कि 4750 आ रहा है। तो मैंने जो परचेज किया वो रियल परचेज मेरा 1000 का है कि 1052 का है। तो जब मुझे लॉस होगा तो मैं जब रोऊंगा तो मैं कितने के लिए रोऊंगा, 1052 के लिए। जब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस होगा अपना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1052 पॉइंट जो भी था 63, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया रियल में, 632 ले लो। अब ये लॉस तुम्हारा ट्रांसफर होगा पीएनएल में, कहाँ पे आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया। तो ये तो तुम्हारा लॉस प्रॉफिट लॉस में चला गया। अब इसने बोला है कि जो तुम्हारे पास पड़ा है वो सारा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। अब मुझे पहले तो आप यूनिट बताओ कितना एमटी, कितना मैट्रिक टन तुम्हारे स्टॉक में पड़ा होगा। 4700, 4750 नहीं, आप में से 300 चला गया ना तुम्हारे पास में से, तुम्हारे हाथ में कितना बचा है लास्ट में, 4700। तो देखो, तो तुम्हारे जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा वो रियल में 4700 ही होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा होगा
वो 5,000 में से समझो 250 तो नॉर्मल लॉस हो गया, 50 एब नॉर्मल हो गया, आपने बेचा कुछ भी नहीं है, तो कितना पड़ा होगा 4700, कितना एमटी पड़ा होगा। 1 किलो का प्राइस तुमको पता है, मतलब 1 एमटी का प्राइस तुमको पता है, तो मुझे बता टोटल वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। फोर 700 इंटू 1052.63 कितना होता है 49 47 361। दिस विल बी योर क्लोजिंग। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ये ICI का आंसर देख लेते हैं अपन। ये रहा 4947। आपने राउंड अप में थोड़ा पूरा नहीं, इसने पूरा लिए तो इसके लिए इतना आया है, बाकी आंसर सेम। क्या ये तुमको समझ में आया? तो देख लो अब कैसे लिखा है वो देख लीजिए। सबसे पहले केस 2। अब इसने एक छोटा सा रूल समझाया है कि जो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, लेबर होता है या प्रोडक्शन का कुछ भी होता है, ठीक है, उसको कभी भी कॉस्ट में लेना कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको उसको इंक्लूड एक्सक्लूड करने का है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा वो? तो देखो, सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल मिला के 250 एमटी आपका नॉर्मल है, 50 एबनॉर्मल है, बराबर ना। और आपने जो 250 एमटी है वो तो आपका इन्वेंट्री में आएगा, पर जो एबनॉर्मल लॉस है वो तुम्हारा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा, वो पीएल में चला जाएगा। तो जब वो इन्वेंट्री का पार्ट हुआ और लॉस हो गया तो प्राइस कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? बढ़ गई। देखो इसने बोला द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो ये आ गया, ये कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और ये कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारी 50 लाख डिवाइड बाय 4750। बताओ कितना आ गया तुम्हारा पर यूनिट? 1052.63। कितना एमटी बचा तुम्हारा? 4700। आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या ये तुमको समझ में आया है? ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है इस तरह से तो आप ये भी कर सकते हो, आप फाइनल आंसर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 6। डन।
हुआ? क्या? अब मुझे बताओ, थोड़ा इसको वापस समझते हैं। मैंने ना, क्या हुआ? बाकी है, पहले करो। डन। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो, सपोज करो, सुनो ध्यान से, आप आइसक्रीम वाले हो, ठीक है? एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम, हाँ जो भी है, तो कौन आइसक्रीम नहीं होता क्या? चलो, तीन आइसक्रीम। आप दुकान वाले हो, आपने तीन आइसक्रीम ली है, तीनों आइसक्रीम का तुमको टोटल मिला के पड़ा है 200 रुपया। कितना पड़ा है? ठीक है? तीन आइसक्रीम 200 पड़ा है, पर तुम कितना भी ट्राई कर लो, एक आइसक्रीम तो गिरने वाली है, मतलब मेल्ट होने वाली है, क्योंकि मैं बोला तुम सहारा के सामने हो, तो वहाँ एक तो गिरने वाली है। ठीक है? तो एक्चुअल में तुमने एक आइसक्रीम का कितना पे किया है? 100 रुपया। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ, एक आइसक्रीम तुम्हारी तुमसे हाथ से गिर गई लेते आते वक्त, कि नॉर्मल लॉस था कि एबनॉर्मल था? तो कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया? इसके लिए गाली पड़ेगी। गाली कितने के लिए पड़ेगी दोस्तों की? 100। 100। अभी तुम्हारे पास स्टॉक में कितना आइसक्रीम बचा है? इसका वैल्यू कितना है? क्लोजिंग, अगर आपने 200 डिवाइड बाय 3 किया होता, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाला होता, एक तो गलत हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या किया कि हमने टोटल 200 रुपये दिए, पर 200 में तीन आइसक्रीम मिली है, पर तीन में से मतलब भी नहीं, एक तो खराब ही है, तो हमने एक्चुअल में 200 का कितने के लिए दिया है? 2 के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी यही था। क्या था ये भी ऐसा ही था ना? ये आइसक्रीम मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉर्मल लॉस भी हुआ है, एबनॉर्मल भी हुआ है, ये तो मेल्ट होने वाली है, तुमसे गिरी भी है, पर बाकी पड़ी है तुम्हारे पास, बस वैसे ही तो अपन ने किया है इसको। बोलो, क्या ये तुमको समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 6। 7 ऑलरेडी हो चुका है, राइट? 7 हो चुका अपने पास। 8 फिलहाल नहीं कर रहे हैं, 9 हो गया, अभी हम 10 पे आ रहे हैं। चलो करें शुरू। अनिल फार्मा लिमिटेड ऑर्डर 16,000 kg ऑफ सर्टन मटेरियल एट 160 रुपीज पर यूनिट। आपने 16,000 किलो कुछ मटेरियल मंगाया है, एक मटेरियल का वैल्यू कितना है? 160। तो कितना पैसा तुमने पे किया होगा? 25,60,000, इतना तुमने पे किया है। द परचेज प्राइस इंक्लूड जीएसटी। अगर वो जीएसटी रिफंडेबल होगा तो बराबर है, अच्छी बात है, ऐड किया करना ही था। पर अगर वो सॉरी नॉट रिफंडेबल होगा तो अच्छी बात है, पर अगर वो रिफंडेबल होगा तो नहीं करना था तुमको, क्योंकि तुम्हारा खर्चा हुआ ही नहीं है। आगे बोलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल टैक्स क्रेडिट इज एडमिसेबल। तो आपको फुल इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी। क्या तुम्हारी जेब से जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, तुमको वापस पैसा मिल जाएगा। तो और इसने इंक्लूड किया है, बताओ क्या इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 10 रुपया पर किलो, 16,000 किलो मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 1,60,000। तो आपको 1,60,000 इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो जो आपने रियल में पे किया है वो कितना पे किया है? 24 लाख। कितना पे किया आपने? क्या ये तुमको समझ में आया? इसके बाद आगे क्या बोलता है? फ्रेट भी आपने पे किया भैया। कितना फ्रेट पे किया है? 140, 160। बताओ क्या ये इन्वेंटरी कॉस्ट में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये फ्रेट बीच में ऐड कर लो। तो आपकी जेब से कितना पैसा नेट जानने वाला है या गया? 25,40,160। बट यहाँ पे किसने बात बोली कि 2% तो भैया नॉर्मल लॉस। जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो डिवाइड बाय मैं 16,000 करूंगा, या 16,000 में से 2% लेस करके करूंगा, 2% जितना हाथ में आया। तो मैंने जो पे किया है आपने, तो 16,000 में से 2% माइनस किया तो 15,680 आया। तो जो आपने पे किया है
25,40,160 वो कितने के लिए पे किया है? 15,680 के लिए। तो 1 किलो कितने में पड़ा? 160। क्या ये तुमको समझ में आया? पर आगे सुनना मजेदार चीज कि अगर आपने 16,000 किलो लिया, बराबर है, बट उसमें से आपको मिला 15,500, तो कितना लॉस हो गया? ये लॉस हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा कि भैया 16,000 पे 2% नॉर्मल लॉस था, कितना होता है? 320। बताओ एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया अपना? तो बैलेंसिंग फिगर 180। क्या ये तुमको समझ में आया? और हमको पता है एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? पी एंड एल में। तो 180 का अपना किलो का ये लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस तो सिंपल है, जब आप कॉस्ट निकालोगे तो डिवाइड बाय वो माइनस के लिखने का है। जब आपने कॉस्ट यहाँ पे निकाली, ये देखिए, तो आपने वो नॉर्मल लॉस माइनस के लिखा, आपको 1 किलो कितने में पड़ा? 160। अभी सीधी सी बात है, मेरा 162 का लॉस हो गया, इंटू 162 कर लो, 29। ये कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? पी एंड एल में। क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा, इसने क्लोजिंग स्टॉक भी पूछा, तो इसने बाद में एक और चीज़ बताई है कि उसमें से आपने 13,600 तो आपने यूज़ कर लिया। तो मुझे बताओ, टोटल मैंने इधर देखिए 16,000 किलो भेजा, उसमें से मेरा 320 तो नॉर्मल लॉस था, 120 180 एबनॉर्मल लॉस है। तो मेरे हाथ में कितना होना चाहिए था? 15,500, बट उसमें से मैंने कितना कंज्यूम कर लिया? 13,600। बताओ कितना बच गया? 1920, बराबर ना? 1900 सॉरी, 1900 किलो बच गया। अब तुमको पता है 1 किलो कितने में पड़ा? आपने पता कितने में लिया था? आपने 162 में। तो क्लोजिंग स्टॉक 1900 इंटू 160 आया 3,07,000। ये पीएल में जगह लॉस वो वाला, और ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, ये रहा 29,160 नॉर्मल लॉस हो गया, और जो तुमने बोला 3,07,800। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो ये कॉपी करना है तो कर लो ये। हुआ सेंड, सेंड सेंड किया, उतना रिसीव हुआ, SEND।
डन। हुआ। अब देखिए, अगर आपको ये वर्किंग नोट बनाना है कि भाई हमने ये कैसे लाया, क्या बोलते हैं 162 वैसे दे रखा है, फिर भी अगर लिखना है तो लिख दो। इस तरह से 162 आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो अपने लिख ही दिया है सारा। अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कॉपी कर लीजिए।
हुआ? ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? एक और कॉन्सेप्ट है, वो अपने को देखना है रिप्लेसमेंट क्या है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है वो सुनिए कि नॉर्मली आप फिनिश कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच, अगर तुम्हारा डब्ल्यूआईपी हुआ तो जितना कॉस्ट इंक्लूड हुआ और जो भी आप एनआरवी में से, बट रॉ मटेरियल का क्या, रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू करो आप? रॉ मटेरियल में जितना आपने खर्चा किया वो तो तुमको पता है, कॉस्ट तो तुमको, रॉ मटेरियल का एनआरवी कैसे निकाल? रॉ मटेरियल का एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल तो ही नहीं है आया। मान लो आम का सेलिंग प्राइस अपने को पता होगा मार्केट में, तो अगर उस टाइम पे तुम्हारे हाथ में अवेलेबल नहीं है प्राइस, तो क्या लेना चाहिए जो मार्केट में मिलता है। मार्केट में वो आम कितने में मिलता है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आज आप आम लेने जाओगे तो आज कितने में मिलेंगे, उसे एनआरवी बोलेंगे। हाँ समझो, जैसे आपने आम लिए, मान लो आपने आम लिए 1 मई 2022 को, ठीक है? मान लो हमारे आम 31 मार्च तक तुमने फ्रीज करके रखे हैं तो खराब नहीं होंगे। 31 मार्च को आम की प्राइस मार्केट में 105 रुपये। अब मुझे अच्छा, उस दिन पे जो मार्केट में आपने 100 रुपये में लिया था, ठीक है, और आपको 105 में आता, तो आप कौन सा प्राइस है ना, 100 रुपया की? आज मतलब आज अगर आप उसको रिप्लेस करते हो, अगर आज आप आम लेने जाते हो तो आप तुमको रिप्लेस बोलते इसको, तुमको अब एनआरवी नहीं, एनआरवी का मतलब हम कितने में आम का अचार बना, हम थोड़ी आम का प्राइस क्या है, क्या आम कितने में, आज कितने में रिप्लेस बोलते उसको, ठीक है? तो अपने को रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज करना, बट कब करना है वो देख लो, तो एक रूल है तब करना है। As per the accounting standard 2, material and other supply held for the use in the production of the inventory, सिंपल वर्ड में बोलूंगा आम, नॉट रिटन डाउन बिलो द कॉस्ट। आप आम को कभी भी कॉस्ट से भी कम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपने 100 रुपये में लिया बट आम आपको 50-60 रुपये में नहीं लिखा, ठीक है? इफ कब, इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, ठीक है, एट और अबव कॉस्ट। अगर तुम्हारा आम का अचार ज़्यादा में सेल हो रहा है, क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? वापस समझा, क्या बोलता है? हमारा आम है, ठीक है, ना बोलना पेंटिंग में मत जाओ, और ये आम का अचार है, एक आम है, दूसरा क्या है, आम का अचार, ठीक है? कि तुम्हारे पास जो आम पड़े हैं, ये 100 रुपये का रॉ मटेरियल, तो तुम्हारी कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है? और अचार की जो तुम्हारी कॉस्ट है वो मान लो 3। अब एनआरबी की बात करते हैं। अच्छा, अगर ये फिनिश गुड जो है तुम्हारा, ये फिनिश गुड आम का अचार, अगर ये कॉस्ट से ज़्यादा में सेल हो रहा है, तो प्रॉफिट में हो रहा है कि लॉस में हो रहा है? प्रॉफिट में। इस केस में आपको कॉस्ट ही लेना, क्या लेना है अपने को? कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए नहीं, जितना खर्चा वो ले लो, काम पड़ गया। बट अगर ये बोलता है कि अगर तुम्हारा ये कम हो जाए, अगर ये 250 हो जाए, अब बताओ ये प्रॉफिट में हो रहा है कि लॉस में हो रहा है? लॉस में। इस केस में आपको है ना इसका एनआरवी लेने का है, क्या लेने का इसका? मतलब वही रूल लोअर, तो अगर मान लो आपका इसका एनआरवी 80 रुपीज़ आया है, तो आप कितने में लेंगे? 80। क्या ये तुमको समझ में आया? तो फिर से पढ़ते हैं।
As per the AS2, material and other supplied held for the use in the production of the inventory are not written down below the cost if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. तो आप अपने आम को कॉस्ट से कम में नहीं दिखा सकते अगर तुम्हारा फिनिश गुड्स प्रॉफिट में। समझ में आया? इसका मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको आम को किस पे दिखाना है? कॉस्ट पे। तो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप आम को कॉस्ट पे दिखाओगे। फिनिश गुड्स तो प्रॉफिट में हो रहा है, इतना खर्चा वो आम पे वो दिखा दो। बट हाउएवर व्हेन देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, एक तो तुम्हारा मटेरियल का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट विल एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। का मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कॉस्ट 300 रुपया, एनआरवी कम हो गया, 250 रुपये हो गया। द मटेरियल आर रिटन डाउन टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो मटेरियल को आपको कम। In such circumstances, the replacement cost of the material may be the best available measure, the NRV. अब NRV तो है नहीं अपने पास में, पे लेंगे रिप्लेसमेंट पे लेना है। आया तुमको तो समझाता हूँ। कॉस्ट NRV, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, कॉस्ट 100 रुपया, एनआरवी 1, फिनिश गुड्स 100 रुपया, 10 रुपये, ज़्यादा थोड़ा कर लेते क्या। अभी मुझे बताओ फिनिश गुड को किस पे वैल्यू करोगे? 200 पे करोगे, लोअर। इधर भी अपने को किस पे करना है? 100 पे। अगर पर ये बोलता है अगर भाई साहब ये 150 हो गया, क्या हो गया ये? ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसको 150 पे वैल्यू करोगे। पर इधर अगर देखो, इधर तो अभी भी 100 पे ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर बोलता है कि इस केस में अगर इधर भी कम वैल्यू हो गया, मार्केट में खराब हो गया, आम भी, जब आम का अचार नहीं बिक रहा तो आम भी तो सस्ते होंगे, तो आपका आम का वैल्यू भी 80 रुपये हो गया। बताओ अब ये कितने पे वैल्यू होगा? 80। तो रूल वही है, विच इज लोअर, बट में वही तो घुमा के इसने बोला है। एट द एंड में वही है कि अगर आपका फिनिश गुड्स लॉस में सेल हो रहा है तो आपका रॉ मटेरियल भी लॉस में होगा, आपको रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू करना है? एनआरवी पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बस ये बताना चाहता कि आपको सेलिंग एनआरवी नहीं पता है। क्यों नहीं पता एनआरवी? क्योंकि यहाँ पे एनआरवी है ही नहीं, हम कभी बेचते ही नहीं आम को, तो हम क्या लेंगे उसके बदले? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या लेना अपने को? क्या ये तुमको समझ में आया? और कुछ सही नहीं इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा था अपन ने। क्या बोलता है देखिए, यूएसए लिमिटेड परचेज द रॉ मटेरियल एट 400 पर केजी। तो मान लो कंपनी यूएसए, उसने आम परचेज किया 400 रुपया पर केजी रॉ मटेरियल के हिसाब से। कंपनी डज नॉट सेल द रॉ मटेरियल, पता है कंपनी भी आम तो बेचती नहीं, तो अचार बेचती, बट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स, अचार बनाने में काम लेती है। द फिनिश गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल आर यूज आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। अब आम का अचार जो है ना वो लॉस में सेल हो रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कंपनी इज हैविंग 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंटरी। तुम्हारे पास 10,000 किलो आम पड़े, एज द कंपनी नेवर सेल द रॉ मटेरियल। अब कंपनी तो कभी रॉ मटेरियल तो बेची नहीं, आम तो कभी बेची नहीं है। इट डज नॉट नो द सेलिंग प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, तो वो एनआरवी कैसे निकालेगी? तो एनआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, आपने कभी बेचा ही नहीं है, ठीक है। एंड हेंस कैन नॉट कैलकुलेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द वैल्यूएशन, इसके लिए वो बेचारा एनआरवी निकाल नहीं सकता एट द एंड ऑफ द ईयर। हाउएवर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 300 पर केजी। वो आम जो है ना आज कितने में मिल रहे हैं? 300 में। हमने 400 में ली था, वो अलग बात है, आज कितने में मिल रहे हैं? 300 में। ये बोला आप रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू, तो कैसे वैल्यू पे 300 इंटू कितना, जितना भी किलो 10,000 किलो तुम्हारे पास में पड़ा है तो कर लो 30 लाख, खत्म हो गया आंसर। देख लो, ये बस आपको रूल लिखना पड़ेगा, और ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको याद करना, ठीक है। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आइडिया में वही, when the finished goods sold below the cost then we have to value the raw material at the replacement। लास्ट बात है, अगर याद हो तो अच्छी बात है। क्या याद करना पड़ेगा? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंट्री आर नॉट रिटन डाउन बिलो द
कॉस्ट। आप नॉर्मली आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट से कम पे नहीं लिखोगे, कब? जब फिनिश गुड्स तुम्हारा ज़्यादा में सेल हो रहा है, तो जब फिनिश गुड्स प्रॉफिट में है तो रॉ मटेरियल को लॉस में दिखाना नहीं है। if finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. However, when there has been decline in the price of the material, clearly बोला इसने कि जब रॉ मटेरियल की प्राइस में भी डिक्लाइन होगा, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट से भी कम में सेल होगा, एंड इट इज एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट विल एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिनिश गुड्स भी कम में सेल हो रहा है, द मटेरियल आर रिटन डाउन टू द, उस केस में आपको मटेरियल को एनआरवी पे ले, बट एनआरवी तो तुम्हारे पास में है ही नहीं, इस केस में तुम किसको लोगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है, अगर फिनिश गुड्स लॉस में सेल हो रहा है तो अपने को किसको यूज करना है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल के लिए। क्या ये तुमको समझ में आया? तो नहीं करने का ना, तो कॉस्ट पे है ना, हमेशा पीछे लोअर पे आता है ना, सिंपल है फंडा। देख, अरे कैसे बेटा, देख ये तेरी कॉस्ट है, ये तेरे एनआरवी है, ठीक है। अब ये तेरा रॉ मटेरियल है, तेरा फिनिश, ये 100 रुपया है, कितना है? ठीक है, और ये 80 रुपये। यहाँ पे देख, यहाँ पे तेरा ये 150 रुपया है और ये 160 बराबर है। अब तू क्या बोल रहा है कि आप देखो इधर तो कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हो, ठीक है, तो इधर किस पे करोगे? ऐसे ही बोल रहे हैं ना, एनआरवी जाते तो बेटा ऐसे भी कॉस्ट पे होगा ना। एक सेकेंड, अगर मान ले तू बोल रहा है फिनिश गुड कितना लिखूँ, यहाँ पे 200 लिख दूँ और एनआरवी बता 150। अब तू बोल रहा है सर देखो यहाँ पे ये लॉस में आ गया, तो ये बोल रहा है कि इस केस में आपको यहाँ पे एनआरवी के बदले रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना पड़ेगा। अब तुझे चेक करना कि यहाँ पे कौन है ज़्यादा, 100 की 180, 100 पे ही वैल्यू। अगर तूने 180 दिखा दिया तो प्रॉफिट बुक कर लिया ना। रॉ मटेरियल तो कितने पे वैल्यू करेगा? 100 की 180। एनआरवी विल बी रिप्लेस टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बट रूल तो वही रहेगा ना, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। तो रूल में लोअर कौन है? कॉस्ट है ना। हाँ, अगर इसकी एनआरवी कम हो जाए 80 रुपया तो आप एनआरवी पे, एनआरवी तुम्हारे पास में है नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट चलेंगे अपन उसके बदले। तो मतलब रूल वही है, विच एवर इज लोअर। रूल चेंज होने वाला, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, दोनों का विच एवर इज लोअर। बट एनआरवी के बदले क्या यूज करना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट। और कुछ है क्या? तुमको समझ में आया? तो अपना वो हो गया, तो क्वेश्चन करते हैं अपन, ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलो, A Limited is engaged in the manufacturing of the chemical of Y for which raw material X is required. आप क्या कर रहे हो? आप एक केमिकल बना रहे हो Y, तो तुम्हारा फिनिश गुड्स Y है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? X. The company provide you the following information for the year ended 31st March 2020. रॉ मटेरियल X आप कितने में लेते हो बताओ? कॉस्ट प्राइस क्या है? 400। कितना है कॉस्ट प्राइस? उसको लाने में कितना खर्चा हुआ? 40। टोटल में कितना कॉस्ट हो गया? 440। सेम रॉ मटेरियल आज कितने में मिलता है? 320 में। तो एनआरवी हो गया एक तरह से। तो मेरा 440 कॉस्ट है और जो एनआरवी में बोलूँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है? 320। अब केमिकल वाई देखो, मटेरियल कंज्यूम 440, वेरिएबल लेबर 120 और वेरिएबल ओवरहेड 80 रुपये। और इसके अलावा इसने बोला आपको फिक्स ओवरहेड भी लग रहा है 4 लाख रुपया। क्या मैं इसके अंदर डायरेक्ट 4 लाख ऐड कर लूँ? पर यूनिट करना पड़ेगा ना। तो 4 लाख डिवाइड बाय 25 जगह नॉर्मल कैपेसिटी करो, कितना होता है? 60 16। बताओ आपको बनाने में कितना खर्चा आया? 656।
ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया, क्या हो गया ये, बट फिनिश गुड का भी तो एनआरवी चाहिए अपने को, आगे कहीं ना कहीं पे होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इज 1000, तुम्हारा रॉ मटेरियल जो है ना वो 1000 यूनिट तुम्हारे पास में पड़ी। केमिकल वाई जो फिनिश गुड्स है उससे कितनी पड़ी है तुम्हारे पास में, 2400 यूनिट। You are required to calculate the total value of the closing stock of raw material X and chemical Y in accordance with the AS2 when the net realizable value NRV ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 600 रुपया। अब मुझे बताओ फिनिश गुड्स आप किस पे वैल्यू करोगे, 656 की 600, 600, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये 600 पे होगा। अब ऑब्वियसली अगर ये लोअर पे होता वो भी तो लोअर पे ही है, तो बताओ यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज करोगे नहीं करेंगे, करेंगे, तो किस पे यूज होगा, 320 में, 1000 इंटू 320 और 2400 इंटू 600, तो कितना होता है, 3,20,000 और 3,20,000 40 17 लाख। क्या ये समझ में आया? यहाँ पे देखिए, देखिए ये रॉ मटेरियल का दे दिया कि भैया रॉ मटेरियल आपका 400 रुपये कॉस्ट है, तो ऊपर नीचे हो गया, 40 रुपये तुम्हारा फ्रेट है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया कॉस्ट अपना, 440। केमिकल वाई जो बनाया उसका कॉस्ट कितना हुआ, 440 का मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर 120 है, ये 80 है, और आपने डिवाइड करके 16 रुपये ये निकाल दिया, तो ये इसका कॉस्ट हो गया। तो ये इसका कॉस्ट है और ये इसका कॉस्ट है, ठीक है। अभी देखो, अभी अपने को कॉस्ट पता चल गया, अब इनका एनआरवी लेते हैं, एनआरवी देख लो, कितना एनआरवी था इसका, 320, और इसका एनआरवी कितना था, 600। पहले फिनिश गुड से देखो, फिनिश गुड तो लोअर पे वैल्यू हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए 600 पे अपन लेंगे, और ये कितने पे लेंगे बताओ, 320। फाइनल आंसर दे दिया, 1000 इंटू 320, 2400 इंटू 600। क्या ये तुमको समझ में आया? दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है पहले, फुल सिलेबस, हाँ सेकंड लेवल है। लाल हो तो गया, लाल सेकंड में थर्ड सब में लाल ही है। क्या ये तुमको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप बताइए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हो गया अपना, 14 तो टाइम पास है बेचारा, ये बीच में फंस गया, कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें क्या होता है समझिए, है वेटेड एवरेज बेस, क्या है, तो आप बीच बीच में क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो और इश्यू कर रहे हो, तो ये क्या बोलते हैं, आपको वेटेड एवरेज बेसिस पे इन्वेंटरी निकालना है, जैसे आपने फाउंडेशन में फीपो लीफो वेटेड एवरेज पढ़ा था ना वैसा। बट यहाँ पे वेटेड एवरेज बड़ा सिंपल है, ये तो बोलता है उससे भी सिंपल है। वो क्या बोलता है समझो, कि आपने यहाँ पे 1 मार्च को 20 यूनिट ली 108 में, फिर 8 तारीख को 15 यूनिट ली 107 में, फिर आपने 17 तारीख को 30 यूनिट ली 109 में, और फिर 15 ली 107 में। बताओ कितना पैसा खर्च किया, पहले ये बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 2160 पहला खर्चा हुआ, 1605 दूसरा बार खर्चा हुआ, तीसरी बार खर्चा हुआ, 16 ये 4th टाइम खर्चा हुआ। तो टोटल कितना पेमेंट किया तुमने, कितना खर्चा किया? अब 8640 में कितना यूनिट तुमको मिल गया, 15 15 30 30 60 80 यूनिट, तो बताओ एक यूनिट कितने में पड़ा, 8640 डिवाइड बाई 80 कर लो, 108 रुपये में एक यूनिट आपको मिला है। अब आपके 80 में से आपने इतने बेच दिए, कितने बेच दिए, 40 60, 80 में से 60 बेच दिए, कितने बच गए, 20, 20 इंटू 1 का 108 रुपये लगा, 2160। बट क्वेश्चन में नीचे बोला कि भैया एक का एनआरवी 107.75, 20 का एनआरवी कितना, अच्छा विच एवरेज लोअर कर लो ना, 108 रुपया, और ये आप वैल्यू किस पे करोगे, विच एवरेज लोअर 107 पे, आपका जो इन्वेंट्री वैल्यू होगा वो 107, हाँ बराबर है 107.75 इंटू 20, इस पे वैल्यू होगा 2155। क्या था इसके अंदर, मजाक करता, बोलो समझ में आया तुमको?
एवरेज है ना, वेटेड एवरेज निकाला, आपने टोटल अमाउंट लिया, टोटल यूनिट लिया, डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट मिल गया, कितने यूनिट बची है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रूल तो है वही, कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर। हो गए क्वेश्चन अपने, तो 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हाँ 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 बाकी है लेवल 3, 12 भी लेवल 3 में वैसे ले सकते हो, बाद लेवल 13 हो गया, 3 हो गया, ये कर लेते हैं 15 वाला, चलो। हाँ नहीं भेजा हुआ तुमको, मैं बात कर लेता हूँ, मैं प्रिंट दिलवा देता हूँ सर से बात करके, ठीक है। अभी हो गया मेरा एडिशन वेडिशन सब मैंने कर ऑलमोस्ट, थोड़ा बचा वो एक्स्ट्रा शीट दे दूंगा, चलेगा ना, बाद में अलग से दे देंगे। अरे ऐसे से घूमेगा भाई, लास्ट में चिपका देना, आजकल तू पता नहीं है क्या उसमें, आजकल मीन्स में कितना चलता है, किसी को बताना मत, वो बीच में फाड़ के ऐसा डाल के करते हैं ना, करा लेना। अरे वो बीच में क्या होता है, जो शीट वो 2 पेज निकालते हैं ना, फाड़ के ऐसा इसके डाल देते हैं, करते हैं वो लोग, तो चिपका देना भाई तू, ज़्यादा नहीं होंगे, 5-6 पेज ही होंगे बस, ऐसा कुछ, वो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले तो बस, बाकी तो ठीक है। वहाँ पढ़ने को करें शुरू, क्वेश्चन नंबर 50, लेवल, हाँ हाँ लेवल 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर लेवल 3 शुरू हो जाएगा। नहीं एक और कर सकते हैं अपन, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, एकदम सिंधी। मिस्टर मेहुल गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन 31 March 2015, his factory produced the product X and using the raw material A, तो raw material A है, प्रोडक्ट तुम्हारा X है, 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल A पड़ा है तुम्हारे पास में, यूनिट दे रखा है, आपने परचेज यानी कॉस्ट तुम्हारा 120 है, और आप उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 90 है, ऑब्वियसली विच लोअर पे ही होगा, 90 पे होने वाला है। 500 यूनिट ऑफ द पार्टली फिनिश गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में अब तक आपका 260 रुपीज का कॉस्ट इंकर्ड हुआ है, कितना इंकर्ड हुआ है, एंड आपको उसको कंप्लीट करने के लिए 60 रुपीज का खर्चा और करना है, ठीक है। 1500 यूनिट आपके पास फिनिश गुड्स है जिसमें आपने 320 रुपये खर्चा किया है, आप उसको प्रोडक्ट को बेचने वाले 300 रुपये में हो, तो आपको इन्वेंटरी, 3 चीज़ें तुम्हारे पास, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, पहले फिनिश गुड्स निकालते सबसे सिंपल, बताओ कितना कॉस्ट इंकर्ड हुआ है, ये फिनिश गुड्स है तो इसमें कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन नहीं, NRV कितना है, तो कितने पे वैल्यू करोगे, 300 पे, तो 300 इंटू 1500 कितना होता है, 450, क्या ये समझ में आया। अब WIP की बात करते हैं, तुम बताओ थोड़ा दिमाग चला के WIP में कॉस्ट कितनी है और NRV कितनी है, चलो तो मुझे आंसर दो, कॉस्ट कितना लोगे, NRV कितना लोगे, चलो कॉस्ट ले लिया 260, NRV 240 कहाँ से आया, वेरी गुड, 320 जो ऑब्वियसली फिनिश गुड तो 320 में सेल हो रहा है, और उसको कंप्लीट करने में 60 का खर्चा और आएगा, 240 हो गया, अब 240 पे वैल्यू कर दो, बराबर है, क्या ये समझ में आया। अगर आपने 260 के अंदर ऐड कर लिया 60 और फिर 3 कितना हो गया, 320 हो गया, फिर आपने कंपेयर किया 300 से, गलत, तो आपने अपना इन्वेंटरी फिनिश गुड्स का दिखाया है, ऐसा नहीं, क्या ये तुमको हाँ 260, जैसे 320 माइनस 60 कितना होता है, 260 होता है, अच्छा ठीक है, तो देखो इधर देखिए, एक मिनट देखो, कॉस्ट इंकर्ड तुम्हारा 260 हुआ है, ये कॉस्ट इंकर्ड हो गया,
आपका एक्सपेंस बेटा 320 में से क्यों माइनस करना है, आपने को 300 में से माइनस करना, 300 माइनस 60 240, 240 और 260 हुई द लोअर 240, 240 इंटू 500 1,20,000, ठीक है। अब रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा, तो कितना रॉ मटेरियल था 600 इंटू रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 कर लो 4000, तीनों को ऐड किया तो ये तुमको मिल गया वैल्यू। सही, क्या ये तुमको समझ में आया? पहले पूरा विचार समझाया, देखो एज पर दी AS2 पहले तो वो समझाया कि रॉ मटेरियल जो होता है आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कब यूज़ करते हैं, पूरा उसने समझाया। और मैं 3 बार देखा, इसके लिए बोल रहा हूँ ये याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। आप इतना याद कर लीजिए, के बाद इसने नीचे वापस एक्सप्लेन किया है, पहला तीनों पॉइंट के वैल्यूशन बताए। फर्स्ट क्या बताया कि 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिटन डाउन टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन द कॉस्ट। कितना आ गया तुम्हारा 90 रुपया। बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरा वाला कौन सा था WIP। WIP में 500 लीटर तुम्हारे पास में 240 का तुम्हारा हो गया है। अभी तुमको क्या करने का, उसमें से वो 320 जो तुम्हारा था उसमें से 60 माइनस कर लो, सॉरी 300 में से 60 माइनस कर लो, तो कितना बच गया 240 बच गया, और 240 पे करना पड़ेगा। इसने भाई ने ये वाला यहाँ पे नहीं चाहिए तुमको, ये वाला काट लेना है, ठीक है। कॉस्ट 240 नहीं, कॉस्ट कितना था 260 था, ठीक है। हाँ 2 यहाँ पे तुम्हारा जो कॉस्ट है 260, 260 का कॉस्ट है, और NRV कितना उसका 240, इसके हिसाब से आप विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करोगे। और थर्ड वाला जो है 1500 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपका 300 रुपये है, और उसका NRV 300 नहीं सॉरी NRV 300 है, कॉस्ट 320 है, तो विच एवर इज लोअर 300। तो ये तीनों देखो कॉस्ट NRV और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखा है, आपको ये कॉस्ट मिल गया, आपको ये NRV मिल गया। इसमें तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट कॉस्ट यूज़ किया है पहले वाले में, दूसरे वाले में आपने कैसे निकाला वो दिखा, 300 का सेलिंग प्राइस था एस्टिमेटेड, माइनस 60 का कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन था, 240 आ गया, और ये तो दे ही रखा 300 वाला लास्ट वाला। फिर आपने बीचे भी लोअर पे वैल्यू किया, और क्या ये तुमको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते, अंडरस्टूड? चलिए ये हो गया तुम्हारा, कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। बताइए यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते, क्वेश्चन नंबर 16 भी ले लो। अ कंपनी हैड 5000 यूनिट ऑफ स्टॉक ए, हमारे पास में कोई स्टॉक ए है, उसकी 5000 यूनिट पड़ी है, कॉस्टिंग कितनी है उसकी 50 रुपये। आउट ऑफ दिस स्टॉक 3000 यूनिट आर टू बी सप्लाई अंडर ए फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एट 45। 5000 में से 3000 का तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और तुमने उसका कितना प्राइस डिसाइड किया है, अब ये प्राइस फिक्स हो चुका। अब चाहे मार्केट में उसका प्राइस 100 रुपये हो जाए तो भी 45 में लेना है, और 2 रुपये हो जाए तो भी 45 मिले, ठीक है। तो द वैल्यूएशन टू बी डन, आपको वैल्यूएशन बताने का है। पहला, अगर मान लो मार्केट प्राइस कितना हो गया है 49, और मान लो मार्केट प्राइस कितना हो गया है 52, तो कैसे करना है, तो टोटल मिला के आपके पास 2 केस है, यहाँ पे कितने केस है 1, केस 1 में आपके पास 5000 यूनिट है, इधर भी 5 ही है, 5 में से 3000 यूनिट तो फिक्स हो गई, और जो 2000 है वो अभी वेरिएबल वाली है। तो जो अपने 3000 में कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपन ऐसा लिखेंगे इसको कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके पास 2 चीज़ होती है, एक होती है कॉस्ट, एक होती है NRV, ठीक है। अब आपका जो खर्चा हुआ है, कॉस्ट हुआ है वो 50 रुपये हुआ है, कितना हुआ है 50, ऑब्वियसली 50 50 ये दोनों। NRV जो है ना इसकी हो गई है फिक्स, अब कुछ भी हो जाए ये, बट इनकी NRV फिक्स नहीं, तो मार्केट प्राइस पे आएंगे ना, तो 2000 मार्केट प्राइस पे आएंगे, बताओ कितना है 49 फर्स्ट वाला केस में। तो अब आपको वैल्यू करना है तो विच एवर लोअर पे करना पड़ेगा, तो 3000 इंटू 45 पे वैल्यू होगा 1 लाख, और इधर देखिए इसका लोअर जो है तो 2000 इंटू 49 पे होगा 98,000। दोनों को ऐड करूँ अगर मैं, 2,33,000
क्या ये तुमको समझ? अब इसकी बात करते हैं। भी आपके पास वही 3 और 2 है। अब जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हो कि भैया जो कॉस्ट है ना 3000 की, वो तो 50 है, इसकी भी 50 है, कॉस्ट तो फिक्स है। बट एनआरवी यहाँ पे 45 ही रहेगी क्योंकि वो तो फिक्स है। बट इस केस में यहाँ पे एनआरवी 52 हो गई है। आप लोअर पे वैल्यू करोगे तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना उसका वैल्यू कभी चेंज होने वाला, अभी वो फिक्स हो गया। ये 135 था कि 30 था? 35 था ना। अब ये वाला जो है 52 पे आएगा, क्या मार्केट प्राइस पे आएगा कि कॉस्ट पे आएगा? कॉस्ट पे। तो 2000 इंटू 50, 1 लाख, 2 लाख 30। क्या ये तुमको समझ में आया? इसका मतलब वो 3000 यूनिट तो फिक्स हो गई। अब मार्केट में प्राइस ऊपर हो या नीचे हो फर्क पड़ने वाला, तो 3000 यूनिट का 1,35,000 फिक्स है। 2 केस, 3 केस, 10 केस, 100 केस, कितने भी होने दो, तो प्राइस फिक्स होगी। तो जो अपने को ऊपर नीचे करना है वो किसका करना है दोनों केस में? 2000 का। अगर 49 का है तो मल्टीप्लाई बाय 49, और अगर जो लोअर है मतलब वही आएगा। ये मेन रूल है, ये बोलना मतलब लोअर पे आएगा। कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज ओवर। तो देख लो ये वाला क्या किया इसने, देखिए वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। पहले बोला जब 49 का प्राइस होगा जनरल प्राइस तब क्या होगा, तो अपने 3000 और 2000 दो ले लिया। कॉस्ट तो फिक्स ही है, कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो पहले वाले केस में अपन ने फिक्स कर लिया 45, दूसरे वाले में मार्केट प्राइस ले लिया 2000 पे। तो ऑब्वियसली अपन को लोअर लेना, तो इसमें 45, इसमें 49, इस हिसाब से आपका वैल्यूएशन ये होगा। केस नंबर 2, अगर मार्केट प्राइस जो पहले 49 था अभी कितना हो गया 52, अभी लोअर के हिसाब से आपका 50 आंसर आएगा, हम 50 पे लेंगे। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। आपको ये वाला कॉपी करना है तो ये वाला कर लो। नंबर है अपना 16। कॉपी हुआ ये वाला? हो गया 5 भी हो गया ना।
कॉपी हुआ ये वाला? ये वही है कॉस्ट। डन। चलिए कौन सा हो गया अपना? बच गए ना? नंबर 11 बचा है, 12 है, बाद हाँ बाद 17 है, 18 है, बस। कितने बजे लेक्चर है तुम्हारा?